नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। एसटीवी न्यूज पर देखिए 2024 का तमाम लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार के तहत छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और सारे लोग अब गुना भाग में लगे हुए हैं। हर आदमी ये जानना चाह रहा है कि कहाँ पे किस तरह के समीकरण बने हैं, किस तरह से लोग वोट दिए हैं, क्या बोलबाला चल रहा है। तो आज हम जो है आपको अगले कुछ समय के दौरान इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ख़ास तौर से वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर में किस तरह की परिस्थितियां बन रही है मतदान के बाद, तो ये हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और यह भी जानकारी देंगे कि कल जब चुनाव संपन्न हो रहे थे तो कहाँ पे किस तरह का माहौल था और क्या कुछ जो है देखने को मिला। तो हमारे जो विभिन्न संवाददाता हैं इस इलाके में, उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ से आई, जो लोग मतदान देकर लौट रहे थे वो क्या कुछ कह रहे थे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार की जो राजनीति में मौजूदा समय में जो सूरत हाल पैदा हुआ है उस पर एक एनालिसिस है जो हम आपको बता देते हैं। देखिए, यह तय है कि बिहार में एनडीए की लोकप्रियता और उसके वोटरों की संख्या अच्छी खासी घटी है, लेकिन यह संख्या सिर्फ जीत का मार्जिन कम करेगी या हार में तब्दील कहना मुश्किल है। अहम बात यह है कि बिहार में जातीय राजनीति के पुनः हावी होने के बाद या अन्य कारणों से एनडीए से जिन मतदाताओं का मोह भंग हुआ उसमें कुछ तो खुलकर बोले या वोट किए, लेकिन कुछ चुप्पी साध गए। न पक्ष में खुलकर आए न विपक्ष में। इन चुप्पी साधने वाले लोगों के हाथ में ही सारा गेम है। बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जो साइलेंट वोटर हैं यही निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। क्या होगा 4 जून को पता चलेगा। देखिए, अगर ये जितने साइलेंट वोटर थे यह सोचकर चुप रहे कि पिछली बार एनडीए का झंडा बुलंद किया था, इस बार उसके खिलाफ कैसे बोलें, शर्म की वजह से चुप रहे, लेकिन बदलाव के लिए अगर वोट किए होंगे तब तो फिर इंडिया गठबंधन की जय जय है। लेकिन अगर नाराज़गी के बावजूद मोदी के नाम पर वोट किए होंगे तब तो फिर एनडीए की जीत जो है, एनडीए का जय जय आप कह सकते हैं। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में पिछली बार जिन सीटों पर हार जीत का अंतर ज़्यादा था वहाँ कम मार्जिन से एनडीए को जीत मिल सकती है, बिहार के अगर संदर्भ में अगर बात करें तो। और जहाँ हार जीत का अंतर कम था वहाँ इंडिया गठबंधन के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। क्यों हम यह बात कह रहे हैं? क्योंकि पूरे बिहार का सिनारियो यही है कि एनडीए की लोकप्रियता घटी है। और जब हम पूरे दौरा कर रहे थे विभिन्न क्षेत्रों का तो वहाँ पे भी एक चीज़ जो देखने को मिला वो ये था कि लोग खुल करके एनडीए के ख़िलाफ़ जो है अपना बयान दे रहे थे। लेकिन एक वेव की तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन अंडर करंट ज़रूर था कि वहाँ लोग जो है एनडीए के ख़िलाफ़ खुल करके बोले। ये परिस्थितियाँ 2019 में या 2014 में नहीं थी। वहाँ पे खोजने से आपको मिलते थे कि एनडीए विपक्ष के आरजेडी या फिर कांग्रेस के या यूपीए गठबंधन के समर्थक कहाँ हैं, कौन कौन है, ये खोजने से मिलते थे। बहरहाल हम आज आपको ये बता दें कि आज इस डिबेट के लिए जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी शशि तिवारी जी हमारे साथ एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ अपने दर्शकों को बता दें कि एक तो जो है हम लोग जो है लोकसभा वाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो है क्या सूरत हाल बन रही है। पहली बात यह है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में अगर मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो 58.93% पूर्वी चंपारण में वोट कास्ट हुए हैं और
9% में विधानसभा वाइज क्या परफॉर्मेंस रहा है वो हम आपको बता दें कि विधानसभा में अगर हम बात करें तो पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में 63.34% की वोटिंग हुई है। गोविंदगंज में 55.67% की वोटिंग हुई है। केसरिया में 56.93% की वोटिंग हुई है। पिपरा में 60.56% जो है प्रतिशत वोटिंग हुई है। वहीं मोतिहारी में 56.68% वोटिंग हुई है। कल्याणपुर की अगर बात करें तो कल्याणपुर में सबसे ज़्यादा 65.31 यानी 65.31% वोटिंग हुई है। तो ये जो है पूर्वी चंपारण के वोटिंग का प्रतिशत है। शशि जी, आप क्या देख रहे हैं? ये जो एक्सपेक्टेशन था कि जो है वोटिंग परसेंटेज जो है जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, कल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, मतलब एक तरह से 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन फीलिंग टेम्परेचर 48 के जैसा लग रहा था। फील तो वैसा ही हो रहा था, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, लेकिन जो आंकड़ा डेटा कह रहा है कि डेटा तो वो इतना ही कहेगा, लेकिन जैसे आप सड़क पर निकलते हैं तो ह्यूमिडिटी होता है, वह लगता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस गर्मी के बावजूद जो है वोटिंग परसेंटेज गिरा नहीं है। तो ये वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना आप क्या इशारा कर रहा है? पहले इस पे हम बात कर लें। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का असर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में असर अच्छा नहीं माना जाता, और तो लोकतंत्र के लिए तो अच्छी बात है कि जितने ज़्यादा लोग वोट करें। असर इसलिए नहीं कह रहा है कि जो कैंडिडेट पहले से जीते होते हैं, हाँ, उनके खिलाफ भी यह चला जाता है। अच्छा, वो शुभ नहीं माना जाता है, मतलब जो मतलब निवर्तमान सिटिंग कैंडिडेट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्कुल। और कभी कभी विपरीत भी होता है। जैसे 2009 में कम मतदान हुआ था, 2014 में हुआ था, उससे ज़्यादा हुआ था, 2019 में सर्वाधिक हुआ था, लेकिन जीत हुई थी सिटिंग कैंडिडेट के ही। तो इसलिए यह कोई अब ट्रेंड रहा नहीं। कहा जाता है कि वोट प्रतिशत घटने पर भी नुकसान होता है, लेकिन वोट प्रतिशत घटने के बाद भी सिटिंग कैंडिडेट को या रूलिंग पार्टी को सफलता मिली है, ऐसा देश में हो चुका है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। जनता का जो मिजाज होगा वह 4 जून को आपके सामने आ जाएगा। नहीं, 4 जून को तो सामने आ जाएगा जनता के मिजाज क्या है। एक चीज़ हम आपको ये तस्वीरें भी आप देख लेंगे किस तरह से जो है लोग लाइन में खड़े होकर के जो है किस तरह से वोट कास्ट कर रहे हैं। कई लोग जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग वोटिंग की स्थिति तो जो है बहुत बेहतर नज़र आई, लोग लाइन में खड़े रहे। बीच में जो है थोड़ा सा गर्मी की वजह से वोटिंग का परसेंटेज जो है धीमा पड़ा, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से लोग जो है मतदान केंद्रों पर आए और वोट कास्ट किए। तो इस बीच शशि जी, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पूर्वी चंपारण में कल जब वोटिंग हो रही थी तो किस तरह के हालात देखने को मिले, किस तरह का दृश्य देखने को मिला पूर्वी चंपारण। खासतौर से जब राधा मोहन सिंह जो यहाँ के सिटिंग कैंडिडेट हैं वो जब मतदान करने पहुँचे अपने संस्कृत विद्यालय के पास, उनका धर्म समाज चौक पे जो पोलिंग बूथ बनाया गया था 127, 26, 27 और 28, तो यहाँ पे वो वोट कास्ट करने पहुँचे तो वहाँ पे किस तरह का माहौल था और उन्होंने उस दरमियान पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ बातें कही वह देख लेते हैं। नहीं, मुझे खुशी है कि लोकतंत्र की मुझे खुशी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भीषण गर्मी के बावजूद हमारे शहर और गांव में भी मोदी जी की अपील पर बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। इसके लिए मैं मतदाताओं को बधाई दूंगा और पूरा विश्वास है कि मोदी के सपनों के भारत के निर्माण में हमारे मतदाता निश्चित रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए इस समय अपना मतदान करेंगे। 400 के पार हो पाएगा क्या लगता है? निश्चित 400 पार में कोई संदेह ही नहीं। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं इसलिए पीएम को इतनी बार आना पड़ रहा है, बिहार बार बार आना पड़ रहा है। विपक्ष अपना डर व्यक्त कर रहा है। थैंक यू सर। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार बरियारपुर और मोतिहारी में विभिन्न जगहों पे जो वोट कास्ट करने लोग आए थे उन लोगों से भी कुछ बात की, आइए वो भी देख लेते हैं। जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध होके अब लाइन लग चुके हैं। यही वो विद्यालय है जहाँ पे 3 बूथ, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय बड़ा बरियारपुर, जहाँ 3 बूथ बनाया गया है। तमाम जो मतदान कर्मी हैं अब वो वोटिंग
करा रहे हैं और मतदाता जो है कतारबद्ध होकर हमारे साथ कुछ मतदाता उनसे बात करेंगे। क्या आज लोकतंत्र का महापर्व है, क्या कहिएगा? लोकतंत्र का महापर्व है, वोट देना ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की अपील करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का, अपने मत का उपयोग जरूर करें। एक मत पूरे देश को सुदृढ़ कर सकता है और एक मत खराब भी कर सकता है, तो अपने मत का उपयोग जरूर करें और वोट देने जरूर जाएं। लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग वोट दें, अच्छे से ढंग से वोट दे दें। क्या कहेगा लोकतंत्र का महापर्व? अपना अपना वोट आके दे बूथ पे। तमाम वोटरों का कहना है कि वोट प्रतिशत बढ़ाए, तमाम वोटिंग जो वोट कर रहा है, जो मतदान केंद्र है वहाँ पहुँचे और वोटिंग करे। शशि जी, मतदाता तो जो है पहुँचे और वोट कास्ट किए। गर्मी के बावजूद हमने देखा कि प्रकाश जी की रिपोर्ट में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मोतिहारी में। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर बात की जाए मोतिहारी विधानसभा में तो 56.68% रहा है। मोतिहारी विधानसभा की हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या समीकरण, क्या जो लोग वोट दिए हैं या जिस तरह का समीकरण आपको देखने को मिला है विधानसभा में, किस तरह का रहा है? मोतिहारी विधानसभा में समीकरण देखिएगा तो यहाँ फाइट होता दिख रहा है। और केवल मोतिहारी ही की बात नहीं है, पूर्वी चंपारण में 6 विधानसभा है, जिसमें हरसिद्धि है, पिपरा है, कल्याणपुर है, केसरिया है और एक विधानसभा का गोविंदगंज है। इन सभी जगहों पर लड़ाई एकदम पूर्वी चंपारण में आमने सामने की है। एक तरफ यहाँ से निवर्तमान सांसद, तो हम लोग विधानसभा वाइज कर लेते हैं। जैसे मोतिहारी विधानसभा के जो सिटिंग विधायक हैं प्रमोद कुमार जी, दूसरी तरफ जो है एक चीज़ खास तौर से इस बार के चुनाव में देखने को मिली है कि जो यहाँ की मेयर हैं प्रीति कुमारी, वो लगातार एफर्ट लगा रही थी और कहीं ना कहीं उनको इस विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो एक अपना जो है एक जो होल्ड है उसको साबित करने की कोशिश कर रही थी इस लोकसभा चुनाव के ज़रिए। तो और दूसरी तरफ जो है प्रमोद जी हैं, वो भी बैस समुदाय से ही आते हैं, प्रीति कुमारी भी बैस समुदाय से आती हैं और बैस जो वोटर्स हैं यहाँ के वो इंटैक्ट रहे हैं बीजेपी के साथ। सही बात है। तो ये इस विधानसभा में क्या कुछ होता हुआ देख रहे हैं आप, खासतौर से मोतिहारी शहर का? बस वोटर को तोड़ने के लिए महागठबंधन ने जो जाल बिछाया था बिहार में, उसमें काफ़ी हद तक वह सफल रहा है। और पूर्वी चंपारण के बारे में भी कहा जा रहा है कि बैस से वोटर टूटे हैं। अगर बैस से वोटर राधा मोहन सिंह से छिटके होंगे तो इसका नुकसान राधा मोहन सिंह को उठाना पड़ेगा। अगर मोदी के नाम पर चंपारण में, मोतिहारी में मोदी जी आए थे, बड़ी सभा हुई थी और इधर के उत्तर शिवहर, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण के मतदाताओं के यहाँ से उन्होंने अपील भी किया था। अगर मोदी मैजिक रहा, मोदी का अगर काम बोला तो और बैस से कोई यह चीज़ दिखाई दिया तो राधा मोहन सिंह का सीट बच सकता है। अगर महागठबंधन की रणनीति के तहत जो उन्होंने खेल खेला है, महागठबंधन ने जातीय समीकरण को पूरे बिहार में साधा है जिस तरह से, अगर यह पैटर्न चला तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। केवल मोतिहारी विधानसभा की बात न करें। बैस टूटा है यहाँ पे, टूटा है जैसे, और बैस टूटा है तो इसका नुकसान राधा मोहन सिंह जी को हाँ होगा। अगर बैस नहीं टूटा है तो नुकसान नहीं होगा। मोतिहारी विधानसभा के इसमें जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं पूर्वी चंपारण के, तो इसमें हम लोग एक एक विधानसभा वाइज का, तो ओवरऑल देखा जाए तो मोतिहारी विधानसभा में किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं दोनों कैंडिडेट के बीच? दोनों कैंडिडेट के बीच आमने सामने की लड़ाई है मोतिहारी विधानसभा में। कोई किसी पे लीड करता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं, लीड करता हुआ नहीं, यहाँ तो फाइट है, नेक टू नेक फाइट है कि राजेश जी भी चढ़ सकते हैं, राधा मोहन सिंह जी भी चढ़ सकते हैं। बस अगर उनके साथ आया, जिस तरह से प्रीति गुप्ता जो मेयर है और मोतिहारी विधानसभा में इन्होंने कैंपेन किया है और खास करके नगर निगम क्षेत्र में, और नगर निगम क्षेत्र में कुछ समय पूर्व हुए चुनाव में उन्होंने विजय भी हासिल की है। प्रकाश अस्थाना जो प्रत्याशी थे एनडीए के समर्थित, उनको हराने में भी सफल हुई थी। अगर यह ट्रेंड उनका बरकरार रहा और इसे राष्ट्रवाद और मतलब लोकसभा के चुनाव को छोड़ के अगर देखा जाए, अगर प्रीति गुप्ता सफल होती है तो राधा मोहन सिंह के लिए नुकसानदेह है, अगर प्रमोद गुप्ता सफल होते हैं तो राधा मोहन सिंह के लिए फायदे हैं। तो नेक टू नेक फाइट यहाँ आप देख रहे हैं। हरसिद्धि में क्या आपको दिख रहा है? हरसिद्धि में स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। किसकी? एनडीए की।
क्या कि हरसिद्धि से विधायक हैं कृष्णनंदन पासवान, वह सुरक्षित सीट है और वह कुशवाहा बहुल इलाका माना जाता है और वहाँ वोटिंग परसेंट भी 60 से ऊपर हुआ है, 63.3। 60, वही हम बोले कि 60 से ऊपर पोलिंग हुआ है। अधिक मत जो पड़ा है वह किसके खाते में जाता दिख रहा है कि इसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक आकलन ये भी कह रहा है कि हरसिद्धि राधा मोहन सिंह का होल्ड है और वहाँ पे राधा मोहन सिंह लीड कर सकते हैं और वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, तो हरसिद्धि को एक मेन टारगेट के तौर पे राधा मोहन सिंह देख रहे थे। उनको वो तो 1989 से चुनाव लड़ रहे हैं, मोतिहारी और पूर्वी चंपारण से लंबा अनुभव है, वे 7वीं बार जीतने के लिए मैदान में हैं और हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में जहां उनके कैडर है उनको तो बाई नेम जानते हैं, वे फेस से पहचानते भी हैं और किस तरह से उनकी रणनीति होती है, कई बार जीते भी हैं और हारे भी हैं, तो वो सभी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं और इसमें तो अब वही जानेंगे कि मतलब वहाँ उनका होल्ड कितना अब की बार मजबूत रहा है, चाहे उनके जो सारथी है। ये जो सीट है यहाँ पे, जैसे कृष्णनंदन पासवान यहाँ के रिजर्व सीट है ये, और यहाँ पे उनके सिटिंग विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, तो फिर जो है यहाँ पे क्या जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो जो है एक बार फिर से इंटैक्ट रहा है बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ पूर्वी चंपारण में शेड्यूल कास्ट का वोट इंटरेक्ट रहा है, कहे कि मोदी का मैजिक और 5 किलो अनाज मतदाताओं के मुंह से आमतौर पर आप देख सकते हैं, कहीं कहीं मतदाता बोला भी है कि हमने जिसका खाया है उसी को देंगे, कहीं कहीं मतलब विपरीत भी लोग बोले हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का अधिकांशतः वोट एनडीए के साथ अभी तक के आंकड़ों के अनुसार जाता दिख रहा है। गोविंदगंज का बता दें, गोविंदगंज में 55.67% वोटिंग हुई है और ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे कम वोटिंग हुई है। तो राधा मोहन सिंह का यह मजबूत होल्ड है। गोविंदगंज से सुनील मणि तिवारी अभी बीजेपी के विधायक है, ब्राह्मण भूमिहार वगैरह वहाँ डोमिनेट करते हैं और राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं और उन्हीं अधिकांशतः ब्राह्मण उम्मीदवार अभी तक गोविंदगंज से प्रतिनिधित्व करते हैं जो राधा मोहन सिंह के साथ इंटरेक्ट मजबूती से दिख रहे हैं, एक आध अपवाद को छोड़कर। लेकिन गोविंदगंज जो है केसरिया से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पे राजेश कुशवाहा का भी होल्ड है। तो यहाँ पे कई लोग यह भी कह रहे हैं कि गोविंदगंज में राजेश कुशवाहा अच्छा फाइट दे रहे हैं। फाइट तो है ही, मतलब आपको बोले कि ओवरऑल पूरे लोकसभा क्षेत्र में फाइट है, तो किसी का कहीं ज़्यादा है, किसी का कहीं कम है और सीमावर्ती क्षेत्र है तो इसका असर पड़ता है। लेकिन गोविंदगंज में जो है ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राजेश कुशवाहा लीड कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं केसरिया की। केसरिया जो राजेश कुशवाहा का अपना गृह क्षेत्र है। केसरिया में जो है 56.93% वोटिंग हुई है और ये रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ से थोड़ा सा कमजोर पड़ सकते हैं राजेश कुशवाहा। क्या है कि वहाँ संतोष कुशवाहा को पिछले बार टिकट मिला था राजद का, अब की बार ये महागठबंधन से वीआईपी के उम्मीदवार बने हैं। उम्मीदवारी की घोषणा होते ही जो चुनाव लड़े थे संतोष कुशवाहा वो भाजपा का दामन थाम लिए और उस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो संतोष कुशवाहा की हार हुई उसमें राजेश कुशवाहा को इसके लिए जिम्मेवार माना गया क्योंकि इन्होंने निर्दलीय लड़ते हुए 15,000 के करीब में वोट ले लिया था और इसका असर संतोष कुशवाहा को झेलना पड़ा और जिससे उनको हार मिली। तो संतोष कुशवाहा यहाँ पे फैक्टर कहाँ? हाँ, संतोष कुशवाहा वहाँ सवर्णों का भी हमको लग रहा है कि यहाँ पे किसको सवर्ण राजेश कुशवाहा के साथ नहीं, वो भी जो है उनको तो एनडीए के साथ तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होता हुआ इनको दिख रहा है महागठबंधन के प्रत्याशी को। और शालिनी मिश्रा जदयू की विधायक है वहाँ पे और उनकी भी अपनी एक होल्ड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पिपरा एक विधानसभा क्षेत्र रह जाता है और कल्याणपुर। इंटरेस्टिंग है कि पिपरा में 60.56% जो है
वोटिंग हुई है। देखिए पिपरा का क्या पूरे कहता है? पूर्वी चंपारण में एक सीट मात्र है 6 में से। अगर विधानसभा लोकसभा वाइज देखिएगा तो 6 में से एक पिपरा है जहां से राजद के विधायक हैं मनोज यादव, और मनोज यादव इस चुनाव में नहीं, पिपरा से तो श्याम बाबू यादव, सॉरी पिपरा से श्याम बाबू बीजेपी के विधायक हैं। आप कल्याणपुर चले हम कल्याणपुर के बारे में बोल रहे थे। पिपरा में स्थिति टफ है। जैसे राधा मोहन सिंह जिस गांव से आते हैं उनका प्रखंड क्षेत्र भी तेतरिया है। तेतरिया पिपरा विधानसभा का हिस्सा है और वहां उनको काफ़ी टफ लड़ाई मिल रही है महागठबंधन से। वहां पर महागठबंधन का जो MY है सो और कुशवाहा सीधा सीधा इनके एगेंस्ट में वोटिंग किया है। अब इनके जो वोट्स हैं वो इनको मिले होंगे, लेकिन महागठबंधन का जो MY समीकरण है वह पूरी मुस्तैदी के साथ है। और कुशवाहा फैक्टर खेलने से, कार्ड खेलने से वहाँ पे के कुशवाहा पिछले बार महागठबंधन के प्रत्याशी, वहाँ आपको पता होगा कि राजमंगल प्रसाद कुशवाहा थे CPM से, तो ये लोग गोलबंदी के साथ मैदान में कुशवाहा वोट यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर कर रहा है। तो मोटा मोटी देख लिया जाए तो पिपरा में जो है महागठबंधन को लीड होती दिख रही है। इंटरेस्टिंग एक और जो सीट है हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कल्याणपुर विधानसभा की अगर बात करें तो कल्याणपुर में मनोज यादव विधायक हैं RJD के, और ये जिला अध्यक्ष भी हैं RJD के, और इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, जिताने की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा 65.31% वहाँ पर अग्रेसिव होकर लोगों ने वोट तो यहाँ पे यादवों का लग रहा है कि जो है जबरदस्त वोटिंग है, वोट कास्ट लोगों ने किया। ऐसे राधा मोहन जी वहाँ पे एक कार्ड खेले हैं। मनोज यादव के पिताजी जो पूर्व विधायक हैं उनके समाधि स्थल पर जाके फूल माला भी चढ़ाए हैं। देखना होगा कि इसका कितना असर होता है, लेकिन उसका क्या असर होता हुआ दिख रहा है आपको? मनोज यादव यहाँ पे कैंडिडेट की रेस में भी थे, लेकिन वो पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। और अब की बार के वोटिंग में आप देखे होंगे कि MY समीकरण जो महागठबंधन का है उसमें कोई दरक नहीं है, कोई बिखराव नहीं है, इंटैक्ट होकर के उन्होंने वोटिंग किया है। और जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है जिन जिन बूथों पर उन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ अपने वोटर्स को मतदान केंद्रों पर ले जाके वोटिंग कराया है। तो जब और उसके अलावा सहनी मजबूत हुआ उसके है, अलावा तो एम में से तो Y जो है पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ नजर आया था मेजोरिटी में। अगर हाँ, मेजोरिटी में पिछली बार आया था। पिछली बार का सिनारियो दूसरा था। अब की बार का सिनारियो दूसरा है। पिछली बार राष्ट्रभक्ति के नाम पे जो है लोग टूट करके बीजेपी के पक्ष देखिएगा महागठबंधन का जो इस बार जो है वो चीज खत्म हुआ था। महागठबंधन का जो स्वरूप आज आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव में, लगभग यही स्वरूप आपको 2019 के चुनाव में था। लेकिन करीब उस समय राधा मोहन सिंह 2.5 लाख के वोट के अंतराल से चुनाव जीते थे। लेकिन उस समय अगड़ा पिछड़ा जैसी बात नहीं थी। अगड़ा पिछड़ा वाली बात नहीं थी। आकाश सिंह भूमिहार कैंडिडेट थे और भूमिहारों की गोलबंदी हुई थी। इस बार लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है जैसे मल्लाह है, कुशवाहा है और यादव है, ये सब लोग जो है वोट किए थे बीजेपी के पक्ष। तब जाकर के उस तरह का रिजल्ट आया था। लेकिन जो महागठबंधन का स्वरूप है सेम था। उस समय भी मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी महागठबंधन के साथ थी, जो आकाश सिंह को टिकट मिला था। तो सहनी और कुशवाहा उस समय भी महागठबंधन के स्वरूप के हिसाब से थे, लेकिन उतना अग्रेसर इस समय कैंडिडेट की वजह से फर्क पड़ा है और अग्रेसर इस बार अधिक दिखाई दे रहा है। मोतिहारी में आप देखिएगा तो एक चीज और फैक्टर काम किया है। यहाँ MLC का चुनाव बबलू गुप्ता हारे थे। प्रियंका जायसवाल जिला परिषद के अध्यक्ष की चुनाव हारी थी। मेयर का चुनाव तो आमने सामने का चुनाव था। बबलू गुप्ता लेकिन नजर नहीं आए। बबलू गुप्ता पश्चिमी चंपारण में आपको दिखे हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण में नजर नहीं आए हैं। तो अंदर खाने कुछ उन्होंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया है? अंदर खाने कितना गड़बड़ कर पाए होंगे तो अब तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल।
और पवन जायसवाल जी जो है यहाँ के, अगर पूर्वी चंपारण के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो न्योता चुमावन बार बार याद आता है, लेकिन वो लगा कि जो है इंटैक्ट रहे। राधा मोहन सिंह के साथ हर जगह खड़े नजर आए, हर सभाओं में। लेकिन बबलू गुप्ता को नहीं देखा गया है। बबलू गुप्ता को नहीं देखा गया, लेकिन पवन जायसवाल साधारण राजनीतिज्ञ नहीं, आज के तारीख में उनका कद बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या इंटरनल उनका भी कुछ गड़बड़ होने के चांसेस दिख रहे हैं क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब लग नहीं रहा है। मतलब बाहरी दिखावट जो है ऐसा लग रहा है कि सभी एनडीए को जिताने में लगे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या हो रहा है ये तो क्लियर होगा जब हम 22 वोटों का दरकना इस बार के चुनाव में देख रहे हैं। तो एक तो मेयर फैक्टर है, प्रीति कुमारी की मेयर फैक्टर के साथ साथ एक और फैक्टर बहुत इम्पैक्ट किया है, जैसे रमा देवी का टिकट कटना, सुनील कुमार पिंटू का टिकट नहीं मिलना। मोतिहारी में राजपूत बिरादरी से आने वाले राधा मोहन सिंह तो शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं, लेकिन शिवहर में 2009 में रमा देवी को टिकट मिला और एक बार उन्होंने हारा नहीं। 2009, 2014, 2019 जीता। सुनील कुमार पिंटू को भाजपा से लाकर जदयू से सीतामढ़ी का टिकट दिया गया, वो भी दोनों बैस आजादी से। हुआ क्या है अब की बार में बैस वोटर डरकने का सबसे बड़ा कारण न बबलू गुप्ता प्रभाव डाल पाते, न पवन जायसवाल को इतना दिक्कत होता, इतना मनाना पड़ता। अगर रमा देवी या सुनील कुमार पिंटू किसी एक का सीट बरकरार रह जाता, यहाँ एक एनडीए से बड़ी चूक हुई है। इस चूक के कारण ही इतना मशक्कत करना पड़ा है और यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, चाहे जो चर्चा कर रहे हैं, उसके कारण बनी है। जैसे रमा देवी का टिकट कटा, लेकिन सुनील कुमार पिंटू का टिकट नहीं कटता तो इतना डिफर नहीं होता। यह तीनों सीट सवर्ण को चला गया। लेकिन हमको लगता है शशि जी, इस बात का एहसास राधा मोहन सिंह जी को हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इस बार के चुनाव में, इसलिए बार बार वो मोदी नाम का जिक्र करते थे कि भाई हम मोदी मंदिर के पुजारी हैं, हमसे जो गलतियां हुई हों उसके माफ करें। खुले मन से उन्होंने कहा था। प्राइम मिनिस्टर का जब प्रोग्राम हुआ था उस दिन भी उन्होंने इस चीज़ को कहा था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बात का खदशा जो है, इस बात का एहसास राधा मोहन सिंह जी को था, इसलिए जो है पिछली बार वे बोले थे कि मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन फिर भी उनको पार्टी उन पर भरोसा देता है और चुनाव लड़े। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त लेवल का यहाँ हावी रहा है 15 वर्षों लेकिन मोदी के नाम पर कितनी नैया पार लगती है ये देखने वाली बात। मोदी मैजिक और आधी आबादी का जलवा देखना बाकी है। इसके लिए हम लोग को जो साइलेंट वेटर की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे जिक्र कर लेना, हम आपको बता दें कि चुनाव का आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। हमें एक रिपोर्ट ये भी है कि जैसे प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे चुनाव में स्पीच देने, तो उन्होंने खुले मन से ये कहा था कि वोट जिहादियों को ये करके जो है उन्होंने संबोधित किया था। लेकिन बावजूद इसके मोतिहारी के सबसे बड़े मुस्लिम मोहल्ला जिसको कहते हैं खुदा नगर, वहाँ से भी वोट बीजेपी को मिला है और मुस्लिमों का एक अच्छा खासा तबका जो है बीजेपी को वोट किया है। तो देखिए, राधा मोहन सिंह जी ने तेतरिया की सभा में, जहाँ नित्यानंद राय, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी थे, उन्होंने कहा कि भाजपा वैसी पार्टी नहीं है, सबको साथ लेकर चलती है। अगर हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनाई है तो हमने मेहसी में मजार का भी जीर्णोद्धार कराया है। इसलिए मंदिर मस्जिद की राजनीति अलग है, लेकिन हमने अगर मंदिर बनाया है तो मजार का भी निर्माण कराया है। राधा मोहन सिंह इन चीज़ों में माहिर माने जाते हैं और किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किस तरह से चुनाव निकाला जाए, देखते होइएगा कि व्यक्तिगत उनकी जो छवि है उसके बदौलत जो है उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट करते हैं और अपनी उन्होंने इस तरह की एक छवि बनाई। तो क्या कुछ होता है पूर्वी चंपारण में वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार जैसे जैसे अभी बहुत अर्ली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और जो तिवारी जी या हमारी जो समझ है उस हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग जो है पूर्वी चंपारण सीट पर एनालिसिस करेंगे और जो बाकी रिपोर्ट्स आ जाते हैं और जो विभिन्न जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, उन लोगों के साथ भी हम डिबेट करेंगे कि क्या कुछ जो है सिनारियो बन रहा है। ये सारे आकलन जो है हर गली नुक्कड़ चौक चौराहे पे चलता रहेगा कि फलाना
जाति ने वोट दिया, फलाना जाति ने नहीं दिया, इनको वोट दिया, उनको भी दिया, तो ये बड़ा दिलचस्प होता है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद जो है लोग आंकड़े लगाना शुरू कर देते हैं। सबकी अपनी अपनी समझ है। तो पूर्वी चंपारण पे एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पे सूरत हाल बनती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज़ पर देखिए 2024 का समाचार, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी